नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति के माँ बाप ये कभी ना कभी बोलते ही हैं। क्या हर वयस्क के अंदर एक बच्चा छिपा होता है, और क्यों छिपा होता है? वो वयस्क वयस्क क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जिस दिन वो वयस्क वयस्क हो जाएगा वो जीना ही भूल जाएगा। यही वजह तो है, जब हम लोग बातचीत में कह रहे थे तो कि एक वरिष्ठ व्यक्ति भी जब शीशे के सामने जाता है तो अपनी शक्ल को देख करके कई तरह की शक्ल तो ऐसा क्या है बचपने में? बचपना ही तो जिंदा दिली है। सर, कुछ लोग तो निहायत ही निर्लज्ज होते हैं जो परीक्षा देते हैं और नकल मार के पास हो जाते हैं, अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं और फिर समाज के सामने ठीकरा फोड़ देते हैं कि आई एम द टॉपर। अरे भाई, नियति यही तो न्याय करती है, विधि के विधान यही तो न्याय करता है। जब आप ऐसी कंडीशन में पैसा बेच करके डिग्री लेकर के आते हैं तो आप सिर्फ कागज का टुकड़ा लेकर के आते हैं जो आपकी उम्र के 24, 25, 30 साल तक चलता है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, एक और केस स्टडी ही है। एक बच्ची थी जो शहर को 12वीं कक्षा में टॉप की। उसकी छोटी बहन थी। माता जी भी विद्वान थी, पिताजी किसी बहुत बड़ी कंपनी के बड़े अधिकारी थे। एक दिन झलझलाए हुए वो आए और आके उन दोनों बच्चियों के सामने इन्होंने उस स्त्री पे, यानी दोनों बच्चियों की माँ यानी अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया। दोनों बच्चियों के सामने उठा हुआ ये हाथ उस महिला को इतना प्रभावी कर गया कि वो लोअर लिम्स से, यानी दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए कुछ दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर। और कालांतर में परिणति इस ट्रॉमा की ऐसी हुई कि वो दोनों बच्चियों में एक बच्चियाँ डिप्रेशन का शिकार हुई। जो बड़ी वाली बच्ची थी, जो टॉपर थी, लाइव केस है सर मेरा ये। और एक दिन ऐसा हुआ कि कार्डियक अरेस्ट में वो अपनी जान गंवा दी। ग्रेजुएशन अभी शुरू ही करने वाली थी। माँ पैरालाइज्ड है, शरीर पैरालिसिस के अटैक को अब झेल नहीं पा रहा है। 2 लोग लग रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। बहन जो बड़ी वाली बच्ची का देहांत हुआ तो उसके कष्ट में उसकी दादी का देहांत हो गया। जो दादी थी वो उनके कष्ट में 5-7 दिन 10 दिनों का ही अंतराल था कि उनके ससुर जी, यानी जो उनके जो पतिदेव थे, उनका देहांत हो गया। महीने भर के अंदर एक परिवार ने 3-3 मृत्यु को देखा। अब जो पैरालाइज्ड महिला थी, जिनको कष्ट हुआ इनर ट्रॉमा के कारण से, सिर्फ एक बेइज्जती को लेके, जो छोटी बेटी थी वो परिवार छोड़ दी और किसी रिलेटिव के यहाँ वो यूएस चली गई, अमेरिका। अब वो बच्ची उन दिनों, मुझे लगता है 12-13 साल की रही होगी। इन दिनों ये 25-25 साल की है, 24-25 साल की। शी हेट्स हर फैमिली। वो निहायती घृणा करती है। माता जिनको ट्रॉमा था, अब सास ससुर का भी देहांत हो गया, एक बड़ी बिटिया हो गई। जो पैरालाइज्ड वुमेन थी वो अभी भी पैरालाइज्ड हैं, और जो पति देव थे जिनके कारण से ये परेशानी हुई थी, वो भी डिप्रेशन और स्ट्रेस में किसी एक आश्रम में पिछले 4 वर्षों से निवास कर रहे हैं कि मैं इससे हील कर सकूं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। और वो व्यक्ति हर दिन हर क्षण मरता है, हर क्षण मर रहा है। ये परिस्थिति इनर हीलिंग का सबसे आइडेंटिकल केस है सर। ये नोएडा सेक्टर 50 की कहानी है, मेरे सामने की, मेरी मतलब देखी हुई घटना है, जिनके यहाँ एज अ योगा टीचर मैंने 2-4 दिन की सेवाएं देने की कोशिश की थी। ऐसी कहानियाँ समाज में हर घर में अलग अलग रूप में होंगी। ऐसा ही एक केस, एक प्रसिद्ध बैंक के बैंकर, उनका एक सेवक किसी बात पे क्रोधित हुआ और उसने चाबी फेंक दी या मार दिया एक झापड़ और छोड़ के भाग गया उनके घर को। इस डर से कि वो मेरी हत्या न कर दे, वो पैरालाइज्ड हो गया, डेमेंशिया में चले गए। इनर हीलिंग कैसे की जाए, क्या कहा जाए, कैसे समाज समझाया जाए? अब या तो इसका तो एक टीचर के तौर पे हम ये मान लें कि अब भाई आपके किसी कर्म का फल है जो ऐसे आ रहा है।
आदर्शवादी सिद्धांत में। यथार्थवादी सिद्धांत में कहते हैं कि ठीक है भाई, अब जो हो रहा है झेलो, योगा करो, ठीक हो जाओगे। तर्क, जिसकी बात आपने की थी, रैशनैलिटी, वो अलाउ नहीं करती सर। वो कहती है कि वो ये कहती है कि इनर हीलिंग कैन हेल्प। तर्क कहता है कि इन सारे चक्करों को छोड़िए, हेल्प हो सकती है। तर्क कहता है कि हम हेल्प कर सकेंगे। आप एज ए अल्केमिस्ट व्हाट यू कैन डू बेटर? देखिए, जो आपने कहा है ना, मैं इसको खारिज नहीं करूँगा। मैंने पहले भी कहा था कि जीवन में सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, और अगर सबको मिला के चलें तो ही आप ढंग से चल सकते हैं। किसी एक मोर्चे पे लड़ेंगे तो बाकी पे फेल नजर आएंगे। आप ये कहते हैं यथार्थवाद को हम माने तो भाई आपके कार्मिक बंधन, आपके कर्म ऐसे हैं इसलिए ऐसा हुआ है। मैं कहता हूँ बिल्कुल, कर्म ऐसे हैं इसलिए ही ऐसा हुआ है। आप कहते हैं कि आदर्शवाद कहता है कि भाई अब हम जो करा रहे हैं वैसे करते रहिए। मैं इसको भी मानता हूँ कि अब कार्मिक बंधन आपके हैं तो ये सिचुएशन में आप पड़ गए। तो आदर्शवाद ये कहता है क्योंकि ब्रेन तो ईश्वर ने दिया है ना, आपके हानि लाभ के बाद भी उसने ब्रेन दिया है आपको ये सोचने के लिए। उसने ये बताया कि भाई आप जो हैं ऐसी परिस्थिति में आप अपने कर्मों की वजह से आए हैं। वो थप्पड़ मारना एक कर्म ही था जिसकी वजह से पहुंचे, तो कार्मिक बंधन तो हो गया। अब क्या हुआ कि ब्रेन ने ये कहा कि भाई अब इसको ठीक करना है, तो योगा टीचर ढूंढा उन्होंने, आप जैसा आचार्य ढूंढा जो इस विषय में पीएचडी है। अब आप वहाँ पे गए तो आदर्शवाद ये कहता है कि अब इस परिस्थिति में आपको ये करना और करवाना चाहिए। ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि तार्किकवाद ये कहता है कि ये इनर हीलिंग से ही ठीक होगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पहले क्या आया? कार्मिक आया, कर्म का परिणाम आया। दूसरा क्या आया? यथार्थवाद, कि भाई ऐसी स्थिति होगी तो ये है। तीसरा ये कहता है कि इनर हीलिंग से शुरू होगा। तो तीनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे से अलग हुए ही कहाँ? कर्म किया गया तो उसका फल के रूप में कुछ निकल के आया। अब कर्म का फल आ गया तो भाई उसकी एक कंडीशन बनती है जो आप कर रहे हैं। अब बात आती है इनर हीलिंग की। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी कोई भी घटना किसी व्यक्ति को उतना नहीं तोड़ती है जितना घटना के बाद जो समीक्षा होती है, जिस तरीके से ब्रेन लेता है। वो माँ जिसको थप्पड़ पड़ा होगा वो थप्पड़ भूल गई होगी, जिस पिता ने थप्पड़ मारा था वो भी भूल गए होंगे, लेकिन यहां तक क्या पहुंचाया? आपने कहा अपमान। अब दिमाग क्या करता है? वो ऐसी कंडीशन बनाना शुरू करता है कि वो आपको दूसरे जोन में लेके जाता है। जो घटना होती है ना, अगर आपका दिमाग उसे घटना के तौर पे ले तो वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी। जिस पिता ने पहली बार थप्पड़ मारा, 2 बेटियों को पैदा किया, पूरी जिम्मेदारी लेके चला, हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन रही हो जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर वो हो गया और उसको बस ये जान लिया मतलब उसको जान लिया गया होता कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका पेन वहीं खत्म हो गया होता। लेकिन घटना होने के बाद वो जो दिमाग में रोमिनेशन होता रहा, वो जो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी होती रही, वो उसको कहीं और ले गई। आप देखेंगे कई बार आपका बचपन में किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ हो, जब आप 4-5 साल के हों, और आपने तय किया हो कि जीवन भर बात नहीं करेंगे। उम्र के साथ आप 30 साल पे पहुंच गए होंगे तो आपको ये तो पता है कि इससे बात नहीं करनी है, लेकिन कई बार व्यक्ति घटना भूल जाता है कि किस घटना की वजह से बात नहीं करनी है। कई बार कुछ लोग बहस में ये डिसीजन ले लेते हैं कि आज के बाद इससे नहीं मिलना है, ये संबंध खत्म कर देना है, और 10 साल बाद जब बैठ के सोच रहे होते तो उनको याद ही नहीं होता कि वो बहस में मुद्दा क्या था। उनको याद रह जाता है कि बहस हुई थी, हमने मना कर दिया था कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन किस वजह से वो भूल जाते हैं। कई बार वजहें जो है ना, भूल जाने की वजह से और जो उसमें हम रुमिनेशन क्रिएट करते हैं वैसकी वजह से ये स्थितियाँ पैदा होती हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब आपका तीसरा सवाल ये था, आपका आदर्शवाद, वास्तविकता और ये सब तीनों समझ में आ गया। ऐसा क्यों होता है ऐसे कंडीशन में, ये भी समझ में आ गया कि घटना से ज़्यादा घटना का जो विश्लेषण दिमाग करता है और जो एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के जाता है उसकी वजह से ये होता है। क्या इसको ठीक किया जा सकता है इनर हीलिंग से? तो जो चले गए
उसको तो नहीं ठीक किया जा सकता, वो दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि उसने अपना पूरा से बुरा परिणाम तो दिखा दिया। मैं एक प्रोग्राम में गया था, मैं इसके बाद बताता हूँ आपको। लेकिन वो जो पैरालाइज हैं, इस घटना को ठीक करने के लिए सीधा नहीं चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। और जब आप उल्टा चलेंगे तो बची हुई एक बच्ची जो हेट करती है परिवार से, जो कभी शादी नहीं करना चाहती है, परिवार से हेट करने का मतलब मैं यही समझ रहा हूँ कि वो अपना परिवार नहीं बनाना चाहती, तो जो बच्ची हेट कर रही है परिवार से, जो औरत अपने मन में उस गिल्ट को लेकर के लगातार मर रही है, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता उसका साथ नहीं दे रही है, और जो पिता आश्रम में एक गलती जो उसने किसी उसमें जाकर के की थी, एक क्रिया जो की थी, और क्रिया का प्रक्रिया इस रूप में नजर आया, वो जो तिल तिल मर रहा है, इसका इलाज किसी और के पास नहीं है। इसका इलाज उसी परिवार के पास है। बस कोई ये इलाज सही करने वाला व्यक्ति मिलना चाहिए, जो उनकी काउंसलिंग सही से कर पाए और कुछ क्रियाएं उनसे ठीक से करवा पाए। और ये कहानी जहां से बिगड़ी है ना, और जिनकी वजह से बिगड़ी है, वहीं से सही होगी। यानी उस पिता को ही इनिशिएट करना पड़ेगा, और सबसे पहले उस माँ को हील करना पड़ेगा। फिर उस माँ के जरिए वो बच्ची वापस आएगी। अगर इतनी सामर्थ्य है, और जो करवा रहा है अगर वो ये करवा सकता है, तो जो अभी बचे हैं वो ठीक हो सकते हैं। ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ। एक केस स्टडी बताता हूँ मैं। एक व्यक्ति थे 65 साल के, उनका पूरा ये धड़ा पैरालाइज हो गया था। उनको लोग स्ट्रेचर पे लेकर के आते थे। लेकिन इसी तरह के हीलिंग प्रोग्राम में मेरी उनसे मुलाकात हुई, जहाँ मैं एज ए गेस्ट गया हुआ था। और जब मेरी उनसे बात हुई, और जो पुराना वीडियो लोगों ने दिखाया, क्योंकि उस समय एक लिबरेशन क्रिया होती है जिसको वो कर रहे थे, ये वाली, और उनके हाथ कांप रहे थे। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि जब पहली बार यहाँ मैं आया था इस प्रोग्राम में, तो मेरी पूरी बॉडी सर तक काम नहीं करती थी। आज मैं खुद से चल के आता हूँ, हाथ ऐसे है जो हाथ कभी उठता ही नहीं था, अब मैं अपने से ये करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। तो वो व्यक्ति जिसकी पूरी आधा धड़ा आधा जिंदगी खत्म हो चुकी थी, वो इसी से ठीक हुआ। तो आपने जितने वाद बताए वो भी ठीक हैं, और जो आप कह रहे थे कि इसके जरिए, इनर हीलिंग के जरिए ठीक किया जा सकता है, वो भी ठीक है। लेकिन आपने प्रोसेस क्या अपनाया है, किस तरीके से लेकर के जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मरीज मान करके इलाज कर रहे हैं, तो नहीं ठीक होगा। सर, एक महत्वपूर्ण मोड़ ले चला है हमारा पॉडकास्ट। अब मैं आपको वापस से एक केस स्टडी बताता हूँ। एक महिला ने मेरे सामने रिग्रेशन रखा, बताया कि सर मेरी आयु तकरीबन 32 साल है, और मेरा प्रेम विवाह हुआ था, और वो जो स्त्री थी अपने पति से प्रेम करती, और एक किसी विवाह के कार्यक्रम में वो स्त्री गई हुई थी, जहाँ उसे अनायास औचक एक अन्य लड़के से आकर्षण हो जाता है। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे तीसरी चौथी 5वीं क्लास में पढ़ भी रहे हैं, बड़े बच्चे हैं। सडन आकर्षण हुआ, और आकर्षण के बाद शारीरिक संबंध तक बात 1 दिन के अंदर पहुंच गई। वो महिला उस वाक़ये के बाद टूट सी गई पूरी तरीके से। वापस जब वो आई, गई भी अपने पति के साथ थी, आई भी, राजस्थान की घटना है, आई भी, और आने के दौरान बहुत, मतलब वो इतना अंदर से टूट चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ट्रॉमे को कैसे हील करे। अब उसका संबंध जब अपने पति से, जब भी शारीरिक संबंध होता है, सो वो फूट फूट के रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला के। मतलब उसका पति नहीं समझ पाता, चूँकि बेडरूम की बात है, पति पत्नी की बात है, किससे साझा करें। संयोग से मेरी छात्रा, तो उसने बड़ा हिम्मत करके और क्षमा याचना करते हुए संदेश ये भेजा, बड़ा सा संदेश।
एक इनर अल्केमिस्ट के तौर पे मैंने सोचा भी कि मैं पूछूंगा ये प्रश्न, लेकिन इस प्रश्न की आइडेंटिटी क्या है? एक महिला जिसने गलती तो की, मेरे नज़रिए से देखें आप, सो परिवेश ऐसा बना जहाँ पे वो गलती तो की, ये तो तय है। इस बात का उसे भी भान है कि उसने गलती तो की, लेकिन वो पुरुष जो इस सारी परिस्थिति से अनभिज्ञ है और वो इतना स्वाभिमानी है, ये बात महिला को भी पता है कि वो चाहती है कन्फेस करना, अपनी बात को अपने पति से साझा करना, परंतु ये इस बात से आश्वस्त है कि यदि उसने कन्फेस किया तो ये रिश्ता समाप्त हो जाएगा तुरंत। अब वो महिला हर समय उस एक एरोनियस एस्पेक्ट को, एक एरोनियस स्टेप को लेके लाइफ लॉन्ग परेशान है पिछले 7-8 वर्षों से। 7 वर्ष तकरीबन होगा। और उसने बड़ी हिम्मत के बाद, हमारी जब ये सीरीज़ चल निकली, जब मैंने संदेश भेजा, लोगों को बताया कि आप इस पे मैसेज कीजिएगा, तो उसने बड़ा हिम्मत करके बोला, सर मेरी आइडेंटिटी को छुपा के प्रश्न आप पूछिएगा सर से, व्हाट आई कैन डू बेटर। मेरे पास ऑप्शंस क्या है कि मैं जीवन बचा लूँ, वो 2 बच्चे पाल लूँ, या पति को बता दूँ, या इस ट्रॉमे के साथ जीवन पर्यंत। क्योंकि जब भी मैं अपने पति के साथ होती हूँ सिर्फ मुझे रोना आता है और मन ये कहता है, आत्मा चीखती है, कहती है कि बता दो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन रिश्ता टूटने का डर है और वो 100% टूटेगा। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। आपने कहा कि वहाँ तक स्थिति पहुँच गई थी, तो क्या गलती हुई या गलती होते होते रह गई? नहीं, संबंध हुआ पूरा। उसे उस लड़के से जो जिनके साथ में वो उनसे प्रेम भी हुआ, कालांतर में उन लोगों में लड़ाइयाँ भी हुई। लड़ाइयों के बाद से उन्होंने मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा कि सर ऐसे ऐसे डे 1 ये, डे 1, डे 2, 3, 3-4 महीने उनका रिलेशन अपना था, उसके बाद डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। तो फिर वो गलती जानबूझ के हुई थी। हाँ, वो जानबूझ के हुई थी, लेकिन ठीक है, ये गलती अब इतनी बड़ी नहीं है कि इसके लिए कोई अपने जीवन या अपने रिश्ते को चुका प्रभावित करके कर ले। इसकी कीमत चुकाए। गलती है, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई दर्शक ये ना सोच ले कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो 2 बच्चियाँ, एक पिता और खुद की अपनी ज़िंदगी, अगर चेतना वापस आई है कि भाई मैंने गलत किया और नहीं होना चाहिए था, अगर चेतना जागृत हुई है तब तो ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति से झगड़ा हुआ और अलग हो गए वो लोग, इसलिए ये पछतावा हो रहा है कि हमको नहीं करना चाहिए। 2 चीज़ें हैं इस केस में। अब इसके लिए या तो कोई सामने सामने बैठा हो, आप उसकी काउंसलिंग करें, और हो अगर सामने सामने नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी किसी भी चीज़ की, अगर आप किसी डॉक्टर से कुछ भी छिपा करके इलाज करने की बात करेंगे तो शायद चीज़ें सही से ना हो पाएँ। और ख़ासकर ट्रॉमा जैसी चीज़ को जब हील आदमी करना चाहता, तो वो ये चाहता है कि एक एक परत उसकी खुले और उसको वहाँ से निकाल करके फेंकना शुरू करें। लेकिन फिर भी लब्बो लुआब में हम लोग बात करेंगे इस पर। अगर उस महिला की चेतना जागृत हो गई है, उसको लगता है कि गलत हुआ, ईश्वर से माफ़ी मांगे, खुद से माफ़ी मांगे, और ये समझे कई बार किसी अच्छी चीज़ के लिए मतलब परिवार बचाने के लिए, 2 बच्चों की जिम्मेदारी बचाने के लिए, लोग कहते हैं कि किसी बड़े उद्देश्य के साथ छोटा बोला गया झूठ भी कई बार झूठ नहीं माना जाता। पहली चीज़, सही तरीका तो यही होता कि कन्फेस करते ही वो महिला रिलीज़ हो जाती। जैसे ही वो अपने पति से ये बात करती, वो रिलीज़ हो जाती। लेकिन अगर वो नहीं कर सकती और उसका परिणाम पता है, तो खुद को माफ़ करे और जीवन में कभी ऐसी कोई गलती न हो, इसकी कोशिश के साथ अपने पति के हिस्से की जो चीज़ें हैं उसको और दुगनी कर दे। उस रिपेंट से निकलने का सिर्फ एक तरीका ये हो सकता है कि यही है ना कि परिवार और पति के साथ गड़बड़ किया तो एक संकल्प ले, एक प्रतिज्ञा करे कि अब पूरा जीवन इन्हीं लोगों के नाम समर्पित है और हम इसको ऐसे जिएंगे। लेकिन सवाल फिर भी अभी मेरा वही है कि क्या ये चेतना का फैसला है या एक रिपेंट का, एक पछतावे का फैसला है? अगर पछतावे का फैसला है
तो वो ट्रिगर करता रहेगा। अगर चेतना का फैसला है और खुद से संकल्प कर कर के और आदमी खुद को समर्पित कर दे उस परिवार के लिए, तो वो वक्त के साथ धुल जाएगा। लेकिन अभी कोई ऐसी कड़ी होगी इसमें जो निकल के आपके सामने भी नहीं आई होगी। कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं एक्सीडेंटल होती हैं, जो परिस्थिति जन्य होती हैं, जो हो जाती हैं, जिस पे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर वो सिर्फ परिस्थिति जन्य एक घटना है, तब तो उसको भुलाने में या उससे ऊपर जाने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो परिस्थिति जन घटना नहीं है, सोच समझ के लिया गया फैसला है उसमें, और उसके बाद भी पीछे रिपेंट का भाव चल रहा है, पछतावे का भाव चल रहा है, तो वो पीछा करता रहेगा। इसके लिए ठीक यही होगा कि जिस भी काउंसलर पे वो भरोसा करती हों, उनसे मिलें और हर चीज़ को बताएं, परिवार की स्थिति को भी बताएं और उस कमी को भी बताने की कोशिश करें जिसकी वजह से एक आकर्षण पैदा हुआ। क्योंकि किसी एक उसमें प्रोग्राम में आप किसी के रुपए से, किसी के संसाधन से, किसी दूसरी चीज़ से तो इतना प्रभावित नहीं हो जाएंगे। क्या अपने जो एग्जिस्टिंग रिश्ता था उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उस रिश्ते के प्रति ट्रिगर कर दिया? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये केस सॉल्व करने के लिए आप ये समझिए, माफ़ करिएगा, मतलब हम लोग 1.25 घंटा बैठे रह गए तो थोड़ा सा पैर को मोड़ने की ज़रूरत पड़ी कि इस केस को समझने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा है जो नहीं बताया जा रहा है। जैसे आपने बोला कि होते होते रह गए, मैंने कहा हुआ, तो आपने कहा कि नहीं 2-3 महीना था, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, अलग हुए। तो वो कौन सी स्थिति थी, वो कौन सा एक चीज़ उन पे भारी थी जो इस संबंध से अलग होकर 4 महीने तक एक दूसरे संबंध में रहने की इजाज़त दिया? कहीं ये कोई कमी रही होगी ना जिसको भरने के लिए आदमी वहाँ गया होगा। क्या वो प्रेम था? क्या कुछ और था? तो ये पूरा ना मुझे लगता है कि एक कहानी है। एक चीज़ मैं आपको बीच में रोकता हूँ। आपके हिसाब से जब आप उत्तर दे रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि द्रौपदी को एक इनर हीलर नहीं मिला जो उसके दुख को अगर एक सरकमस्टांस बना के छोड़ दिया होता और वो मुस्कुराती नहीं और उसके केश को पकड़ के खींचा नहीं जाता, द्रौपदी जाती और वो उस आवेग में नहीं आती, तो महाभारत ही नहीं होती। इनर हीलर होता, क्षमा कीजिए, इनर हीलर होता तो द्रौपदी को समझा देता। तुमने हंस दिया। मेरी एक बात पे आपने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैंने कहा कि परिस्थिति जन्य कोई घटना घटी हो तो एक बार घटेगी। एक ही बार तो घटी थी। दुर्योधन जो था वो पानी में गया, एक ही बार तो घटी। उसके साथ तो एक बार घटी थी ना, द्रौपदी के साथ। हाँ। वैसे वो तो पूरा विधि का विधान था, लेकिन फिर भी द्रौपदी के साथ तो एक बार घटी थी ना। यहाँ तो आप बता रहे हैं 3 से 4 महीने का एक वक्त गुजरा है। मैं इसको छोड़िए, इस केस को छोड़ते हैं। हाँ। ओवरऑल जितनी देश की द्रौपदियां हैं, हाँ। मैं सबकी बात करता हूँ कि तो अगर मैंने फिर कहा हाँ। कि जीवन बहुत लंबा है, कुछ एक्सीडेंटल पथ आते हैं, बट वो एक्सीडेंटल होते हैं, और जो एक्सीडेंटल होते हैं वो जीवन भर कभी नहीं जाते। और दुनिया में ऐसे कौन से लोग होंगे जिसके जीवन में एक्सीडेंटल पथ नहीं आए हों? जब आदमी अपने घर से में बड़ा होता है, जब बच्चे और बस्तियां रिश्ते नातों में जाना शुरू करते हैं, वहाँ से आकर्षण पैदा होता शुरू होता है और जीवन भर चलता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक्सीडेंटल केस एक्सीडेंटल होता है, आदमी भुला देता है। आप तमाम लोगों से पूछिएगा जिसको जीवन में पहली बार पसंद किया आपने। राम कैसे रोकें खुद को, सीता जा चुकी, धरती लील गई सीता को, अब हील करके दिखाइए आप राम को। कैसे हील कर पाएंगे आप? फिर मैं कह रहा हूँ अब यहाँ केस दूसरा आ गया। हाँ, फिर तो हम उस समाज वाले उस पर चले गए। लेकिन आप एक चीज समझिए कि अगर नियति ने कुछ चीजों को सबक सिखाने के लिए ही उस सिचुएशन को पैदा किया है, उदाहरण पेश करने के लिए ही उस सिचुएशन को पैदा किया है, तो फिर उसको उदाहरण बनना है। लेकिन आप एक चीज समझिए,
आप जिस त्रेता युग के राम, प्रभु राम और सीता जी की बात कर रहे हैं, वहीं से आदर्श पुरुष और आदर्श राजा, आदर्श स्त्री की कल्पना लोग करते हैं। तो वो एक पथकथा थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन था जिस पे पूरे समाज की संरचना हुई है। लेकिन मजेदार बात कि आज भी वो उतना ही शाश्वत सत्य है। जिन प्रभु राम ने एक गलती की थी, अक्षम्य गलती, एक बार नहीं किया, 2-3 बार हुआ। वनवास जाने से लेकर के, आग में जलने से लेकर के धरती में समाने तक सिर्फ एक गलती नहीं हुई थी। पूरा जीवन वो सीता जी को त्याग करके भुगते, क्योंकि गलती बारंबार हुई, वैलिडेशन किसी और से लिया गया, समाज से लिया गया। मैं इस केस में भी तो यही कह रहा था। और यकीन मानिए, जिसे आप सिर्फ एक घटना की बात कर रहे हैं, वो घटना नहीं होगी। इसमें जो रिपेंट वाली कंडीशन, जो पछतावे वाली कंडीशन है ना, ये अपराध बोध वाली जो कंडीशन है, वो परेशान कर रही होगी। अगर वो सिर्फ एक घटना होती तो 8 साल में भुला दी गई होती। सर, कुछ लोग तो निहायत ही निर्लज्ज होते हैं जो परीक्षा देते हैं और नकल मार के पास हो जाते हैं, अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं और फिर समाज के सामने ठीकरा फोड़ देते हैं कि आई एम द टॉपर। ठीक है। और कुछ होते हैं जो जेन्युइनली टॉपर होते हैं, लेकिन समाज या परीक्षा देने के दौरान उनके साथ जाप्ती करता है और बोलता है कि अगर तुमने सुविधा शुल्क नहीं दिया, तुमने यदि नकल कराने का पैसा नहीं दिया, तो तुम्हें इस कक्षा से बाहर बिठा दिया जाएगा। और जो टॉपर था, जेन्युइनली जो पूरे साल टॉप करता रहा, वो अब बाहर बैठा है और वो बाहर विषम परिस्थितियों में धूप के नीचे बैठ के विषम परिस्थितियों में एग्ज़ाम देता है और नंबर कम लाता है। अब वो व्यक्ति जो पैसे से टॉप कर गया, वो प्राउड फील करता है, और वो व्यक्ति जो टॉपर एक्चुअली था, वो हीन भाव अपने अंदर लाता है और उसके अंदर ये हीनता रहती है, उसके टॉपर एटीट्यूड को वो समाप्त कर देती है। कहाँ से लाएंगे आप उसके टॉपर एटीट्यूड को वापस? अरे भाई, नियति यही तो न्याय करती है, विधि के विधान यही तो न्याय करता है। जब आप ऐसी कंडीशन में पैसा बेच करके डिग्री लेकर के आते हैं, तो आप सिर्फ कागज का टुकड़ा लेकर के आते हैं जो आपकी उम्र के 24, 25, 30 साल तक चलता है। लेकिन जब आप ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में बैठ करके अपने अंदर की चीजों को निखारते हैं और काबिलियत से इस मार्केट में आते हैं, तो आप जीवन भर टॉप पे होते हैं। और ये डिग्रीधारी जीवन भर वो घसीट रहा होता है। लेकिन अंदर से तो टूटा है ना वो लड़का। कहाँ टूटा? मैं फिर वही कह रहा हूं। आप समझिए, कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं वक्त पे छोड़ दो। सुना है? हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं किसको वक्त पे छोड़ दो, वक्त अपने आप हील कर देगा। वक्त पे क्यों छुड़वाते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति संसाधन संपन्न है, पैसा देकर के पास होने जा रहा है। ठीक है? ये व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है, पैसा देकर के पास नहीं हो सकता, इसलिए विषम परिस्थितियों में अपनी जिंदगी को गढ़ रहा है। ये डिग्री गढ़ रहा है और ये जिंदगी को अपने तराश रहा है। ठीक है ना? इसको हमने बोला, भाई वक्त दे यार, देर होती है अंधेर नहीं, वक्त दे, पेशेंस रख, ये चमक रहा है और एक टाइम आएगा कि ये, इसकी चमक यहीं तक हो सकती, कॉलेज तक, और उसके बाद रियल वैल्यू की कहानी शुरू होती है। फिर इसकी चमक पूरे जीवन भर होगी और ये रोता रहेगा पूरे जीवन भर। ये तो 25 साल रहा, औसत या आयु 100 साल मानेंगे तो 75 साल ये चमकेगा, 25 साल इनका था। इसलिए लोग कहते हैं कुछ चीज़ों पे को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। एक बात मुझे बताइए, क्या जो लोग परेशान होते हैं, जैसे मैंने आपको 6-7 सिचुएशंस दी थी, जेन्युइन सिचुएशंस है, इनर हीलिंग उन्हें परेशान करती है। कुछ लोग निर्लज्ज होते हैं जिनको संवेदना ही नहीं होती, जिनको दुख नहीं होता। चलिए निर्लज्ज शब्द हटा देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि वो ये बोलते हैं कि मुझे ये करना ही पड़ा, मेरी आवश्यकता थी, मेरी नीड थी। तो क्या ग्लानि जैसा जो शब्द है, ये सिर्फ एक तबके के लिए है? दूसरा तबका कभी ग्लानि नहीं ले सकता क्या? उसके अंदर कभी ग्लानि नहीं आएगी क्या? मैं उदाहरण कहिए तो दूँ एक दो। ग्लानि क्यों नहीं आनी चाहिए थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बाली हत्याकांड में,
कारण कवन नाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव को मारा, क्यों नहीं आनी चाहिए थी? ऑल्दो यू आर जस्टिफाइंग कि मैं सुग्रीव कुमार की पत्नी को उठा के ले गए थे, सो आई वॉज गॉड, सो आई सपोज टू बी हिट, मैं मेरे को हिट करना ही था तुमको, तुम मारा, मैंने मार दिया, ग्लानि होनी चाहिए थी, नहीं हुई। कर्ण के विषय में भी लोग प्रश्न उठाते हैं कि कर्ण तो ही वॉज सुपर फाइटर, ग्रेट दानी, लेकिन उसको भी बड़ा तरीके से शांत किया गया। द्रोणाचार्य है ना, अश्वत्थामा हतोवा नरोवा कुंजरोवा, ऐसी उद्घोषणा तेजी से करके और बुद्धि लगा के, सामंजस्य लगा के युद्ध जीत लिया गया। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ जनरली कि कई बार हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं, फाइनल आउटकम पे, फिर हम प्रोसेस छोड़ देते हैं कि प्रोसेस हमारा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, हु केयर्स। इतिहास हमें कैसे भी पूछे, मुझे माने तो माने, ना माने तो कोई बात नहीं। ट्रॉमा क्या कृष्ण के जन्म में कम था क्या? बचपन में पैदा होते कंस जैसा मामा मिलना, पूतना जैसी राक्षसी का आगमन होना, तो ट्रॉमा ही था। कृष्ण भी ट्रॉमेटिक हो सकते थे, लेकिन वो बहुत ही आइडेंटिकल होते चलते चले गए, और जब जहाँ जब जैसा तब तैसा वाली स्थिति में रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग ट्रॉमा लेते ही नहीं है, चाहे कितना हो जाए, और कुछ लोग अल्ट्रा ट्रॉमा ले लेते, छोटी सी गलती हो जाए तो ज़िंदगी भर उसको रहता है, अरे बाप रे बाप बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, तो ये करना नहीं चाहिए था, मेरे को लेना था बीए की पढ़ाई करनी थी, गलती से बीएससी ले ली, ज़िंदगी भर ट्रॉमा है, ओहो बहुत बड़ी गलती हो गई। और कुछ जिनको लेना था उनको मालूम ही नहीं था क्या लेना था, बीएससी जो आया, बीकॉम आ गया, कोई बात नहीं, बीकॉम आ गया तो एमकॉम हो जाएगा, एमकॉम हो जाएगा तो एमबीए हो जाएगी, एमबीए हो जाएगा तो एमएससी हो जाएगी, जो होता रहेगा वो उसी में सफल है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ट्रॉमा लें कि ना लें? अगर ना लें तो भी तो समाज प्रश्न उठा देता है, कृष्ण पे जैसे लोग पूछ देते हैं सवाल, और ले लें तो फिर उनको इनर हीलर चाहिए। सो क्या इनर हीलिंग के सापेक्ष आउटर हीलिंग भी एग्जिस्ट करती है क्या? आंतरिक चेतना के समृद्धि के सापेक्ष क्या कोई बाहरी चेतना की समृद्धि जैसा कोई शब्द भी है? देखिए, इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अगर आप कृष्ण को अवतारी पुरुष मानते हैं तो ये सब चीज़ें धराशायी हो जाएंगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अवतार लिए, उन्होंने एक कारण बनाया, महाभारत हुआ, गीता का ज्ञान दिया, जिससे दुनिया चल रही है, जिसको दुनिया भर में लोग कोट करते हैं। तो एक कारण बनता है, कारण के बाद परिणाम आता है, जिसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर अवतारी पुरुष के रूप में देख रहे हैं तो ये सब मेरी नज़र में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चलो एक पल के लिए हम भगवान कृष्ण को हम मानव जीवन में मान लेते हैं। अगर किसी के परिवार में किसी की हत्या हो जाए, या किसी के परिवार में किसी को इस लेवल का कष्ट दिया जाए जो मित्र तुल्य हो, तो उसके परिवार का रिएक्शन ये होगा कि भाई इसने हमें मित्र तुल्य कष्ट दिया, इसको भी मार दो। तो वो उसका ट्रॉमा क्या था कि अरे भाई इतना कष्ट तो हमने मार दिया। तो कृष्ण जी को ट्रॉमा मिला होगा तो कृष्ण जी ने कंस की हत्या कर दी। तो ये अगर मानव रूप में देखेंगे तो जो उन्होंने कृष्ण के साथ किया वही कृष्ण जी ने उनके साथ किया, उनकी हत्या करके। तो अगर मानव रूप में देखते हैं तो, लेकिन जब हम संसार की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो जो काल था द्वापर त्रेता, उसमें जिन भी लोगों की बात करते हैं वो जाने कितने हजारों साल पहले की बातें हैं, लेकिन आज उसी को हम मानक मान के जीवन चला रहे होते हैं। तो हम उससे उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आपने ये कहा कि कुछ लोग जीवन में ट्रॉमा लेते ही नहीं हैं। वो सवाल जरा फिर से रिपीट करिए, जो आम लोगों के लिए, समाज के लिए आपने बोला था। मैं यही कह रहा था कि कई बार ज़िंदगी में कुछ लोग ट्रॉमा नहीं लेते। जैसे बाली हत्याकांड जब हुआ वो तो उसका तो हो गया हिसाब। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रॉमा नहीं लेते। जैसे किसी ने किसी के साथ गलती कर दी, जैसे हमारे नेताजी लोग हैं, ये किसी का हक मार लिए, किसी की ज़मीन ले ली, और उसके बाद बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। वो ट्रॉमा नहीं ले रहा है, उनके लिए सब न्यूट्रल चीज़ें चल रही हैं। किसी को दुख दिया, द्वेष दिया, द्वंद्व दिया, घृणा दिया, ईर्ष्या दिया, प्रेम दिया, सौहार्द दिया, जो भी कर रहे हैं, आज हर रात को सोते समय मर जाते हैं, अगले दिन नया जन्म लेके उठ जाते हैं और फिर बोलते हैं हमने कुछ नहीं किया। बाद में भोगते जरूर हैं, सड़ सड़ के मरना। बहुत सारे नेताओं की मृत्यु आप देखिए, कोई किसी की हत्या करके, कोई इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, कुछ लोग सड़ के मर रहे हैं। मतलब तमाम वो तो कर्म का सिद्धांत है, लेकिन एट द एंड वो अपने दिन में आप उनको बोलोगे तुम चोर हो, तो बोलेगा नहीं मैं चोर नहीं हूँ, और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। वो आप बोलोगे तुम बहुत काले हो, तो उसको बोलेगा नहीं नहीं मैं काला नहीं हूँ, मैं बहुत गोरा हूँ। आप बोलोगे तुमको अंग्रेजी नहीं आती, वो कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, वो हैप्पी सोल है। उसको लगता है कि आई एम हैप्पी। जो भी वो करता है, कि चोरी जैसे भी कर रहा है वो, उसमें क्या है कि बोलता है ठीक है आई एम हैप्पी, सो हैप्पी। वो क्यों नहीं ले रहा है ट्रॉमा? और जो जितने अच्छे लोग हैं, जो बेचारे जिनसे छोटी सी गलती हो जाती है, उनके जीवन में ट्रॉमा ही ट्रॉमा है। आप ट्रॉमा किसको मानते हैं?
किसी भी कष्ट को, ऐसे कष्ट को लेके कष्ट को ना, जिसको सोच रहा है, कष्ट को ना, राइट। जिन नेताओं की आपने बात की उनकी दुनिया मैंने बहुत करीब से देखी है। इसीलिए प्रश्न है आपसे। जब वो इस तरह का काम करते हैं ना, तो हमारे एक कहावत करते हैं कि बेईमान का धन पता नहीं कौन खाता है करके। तो आप देखेंगे उन नेताजी लोगों की न रात होती, न दिन होता, न चैन होता, न सुकून होता है। कभी उनके परिवार में घुस करके देखिए, उनके पैसे, उनकी गाड़ी, उनके पावर और टीवी पे चमकते हुए चेहरे के पीछे जाएंगे तो इतना दर्द होगा जिसको एक आम आदमी बेयर बचा कर नहीं सकता। पाया। क्योंकि उस दुनिया को मैंने 10 साल तक बहुत करीब से देखा है। राइट। बहुत लोगों के घर में उनके किचन तक मेरा जाना था, तो उनकी पीड़ा बहुत होती है, लेकिन वो समाज का एक चेहरा होते हैं जहां वो पीड़ा वो आपको नहीं दिखाते हैं। खूब ट्रॉमा में होते हैं। जिसने आपने कहा कि कोई गोरा है, काला है, उसको कहता है कि उसको काला बोलो तो वो नहीं मान लेता। तो कई बार इस तरह के लोग जो सही मायने में अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो संतोषम परम सुखम, ये तो आप भी जानते हैं। तो उन्होंने मान लिया कि मैं सांवला हूँ तो हूँ यार। उन्होंने अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो ये उनकी सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी, क्योंकि समाज अपने अकॉर्डिंग उनको नहीं ले जा सकता, तो उनको ट्रॉमा दे ही नहीं पाएगा। आपने चोर की बात की, कैसे लगता है कि चोर ट्रॉमा में नहीं होता? पुलिस प्रशासन से भागता है, समाज से भागता है, रात में चोरी करके आता है तो दिन में अपना चेहरा छिपाता है, जो चुरा के लाता है उसको छिपाने के लिए परेशान रहता है। तो कैसे वो ट्रॉमा में नहीं रहता है? खूब ट्रॉमा में रहता है। बस ये है कि जिसका हम देख पाते हैं तो हमें लगता है कि वो ट्रॉमा में है, जिसका नहीं देख पाते तो हमें लगता है वो ट्रॉमा में नहीं है। और ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर दे। किस लेवल का वो ट्रॉमा कहाँ पे अटका हुआ है? रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा है तो आपके रिलेशनशिप वाले एंगल को प्रभावित करेगा। जैसे वो लड़की यहाँ से यूएस तो चली गई, वो कमा रही होगी, अच्छा कर रही होगी, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन शादी वाले पार्ट से भाग रही है, तो उसका ट्रॉमा कहाँ है? रिलेशनशिप में, किसी के हेल्थ में, किसी के वेल्थ में, किसी के इमोशंस के एंगल पे। तो ये ऐसा नहीं कि ट्रॉमा एक शब्द है कि जो एक बार किसी के शरीर में एक घुस गया तो वो पूरी उसको प्रभावित करेगा। वो जिस पार्ट पे होगा उसी को प्रभावित करेगा। मुझे लगता है कि इनर हीलिंग के सापेक्ष चलने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में बहुत सारे प्रश्न लिए जा सकते हैं और ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो सकता है। ऑल्दो थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से आंतरिक उत्तर दिया है, दर्शकों को ये बात पता है कि हम लोग हर विषय के संदर्भ में 30 सवाल रैपिड फायर्स के तौर पे लेते हैं ताकि वास्तविक उत्तर निकल के आ सके। आइए उन प्रश्नों को हम अपने साथ लिख के रखते हैं और उन्हीं प्रश्नों को एक बार पूछा जाए सर से। सर, एक प्रश्न है, क्या बचपन के घाव वास्तव में कभी भरते हैं या हम सब उसके साथ जीना सीख लेते हैं? अगर उसको भरने की कोशिश की जाए तो 100% भरते हैं और फिर नया जन्म होता है। नया जन्म इन द सेंस जीवन बदल जाता है। कोई ये ना सोच ले कि मरने के बाद जन्म होता है। क्या हर वयस्क के अंदर एक बच्चा छिपा होता है और क्यों छिपा होता है? वो वयस्क क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जिस दिन वो वयस्क हो जाएगा वो जीना ही भूल जाएगा। यही वजह तो है, जब हम लोग बातचीत में कह रहे थे तो कि एक वरिष्ठ व्यक्ति भी जब शीशे के सामने जाता है तो अपनी शक्ल को देख करके कई तरह की शक्ल। तो ऐसा क्या है बचपने में? बचपना ही तो जिंदा दिली है। वयस्कता वो क्यों नहीं है? आप ऐसे समझिए कि बचपना बांस का पेड़ है जो लचक जाता है, किसी भी उम्र में हो, चाहे जमीन छोटा हो या बड़ा हो। और जो वयस्क है वो यूकेलिप्टस का पेड़ है, वो झुकता नहीं तो टूट जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने खुद को वयस्क मान लिया वो टूट गए, और जो अपने आप को बचपना माने उनकी लंबी जर्नी भी रही उम्र में भी, और जीवन भी शानदार रहा। बचपन में सुने गए कौन से शब्द पूरी जिंदगी हमारा पीछा करते रहते हैं साहब? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हर व्यक्ति के माँ बाप ये कभी ना कभी बोलते ही हैं। क्या माता पिता की अनजानी गलतियां भी ट्रॉमा बन जाती हैं क्या? बहुत बार। अगर एग्जाम्पल चाहेंगे तो मैं बता ना सकता प्लीज़। हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार है, उसका बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। माँ बाप ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, बच्चा ये चाहता है कि मैं सिंगर बनूं। माँ बाप उस पर प्रेशर बनाते हैं अनजाने में, कि माँ बाप को नहीं पता होता। वो कहते हैं कि तू ये कर ले, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी चीज़ें, अब तू मेरी भी नहीं मानेगा, समाज क्या कहेगा। और बहुत बुरी कंडीशन होती है तो कोई कहता है मैं मर जाऊंगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे।
और वो व्यक्ति उस बच्चे में ट्रॉमा बनता चला जाता है, जबकि उस माँ बाप को भले ही प्यार में बोल रहे हैं, चाहे इस तरीके से बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इसका रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरह से उस पर असर डालेगा। कई बार बच्चे समझौता करते चले जाते हैं, वो माँ बाप को लगता है कि बच्चा तो हमारे अकॉर्डिंग ग्रो हो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ इस तरह की चीज़ें मतलब विकृत उत्पन्न हो रही होती हैं जो माँ बाप के दबाव के अंदर वो कह नहीं पाता है। जैसे आप शिया और उसका वाला केस देख लीजिए जो हुआ था, तो ये भी तो यही था कि माँ बाप को लगता नहीं है और वो इस तरह की चीज़ें होती चली जाती हैं। सफलता एक शब्द है, क्या सफलता किसी ट्रॉमे को समाप्त कर सकती है, बचपन के किसी दर्द को समाप्त कर सकती है? मेरे नज़र में सफलता खुद भी एक ट्रॉमा ही है। अरे कैसे? वो इसलिए कि सफलता सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल स्टेटस है। किसी के पास सब कुछ होने के बाद भी संतोष नहीं होता, वो खुद को सफल नहीं मानता। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता और ईश्वर की भक्ति में खुद को लगा देता है, बोलता है मेरा जीवन तो सफल है। तो ये एक मेंटल स्टेज है, और ये मेरे नज़र में तो सफलता खुद ट्रॉमा है अपने आप में। क्या हर दर्द में कोई छिपा हुआ संदेश होता है? बिल्कुल होता है, अगर आप उसको डिकोड कर लें तो। जैसे हर बीज में छिपा हुआ एक वृक्ष होता है। दर्द हमें तोड़ता है या नया बनाता है? जब आप जिम जाते हैं और बॉडी में पेन होता है तो वो आपके शरीर को बर्बाद कर रही होती है या मजबूत कर रही होती मजबूत कर रही होती है। है? बस ऐसे ही समझ लीजिए। लोग अपने दर्द को छिपाने में इतने माहिर क्यों होते हैं? इसीलिए तो विकृत होते हैं। छुपाना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। जब दर्द छुपाते हैं तो बाहर की जो इंद्रियां हैं वो दूसरे तरह से रिएक्ट करती हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर गहराई होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर बाहरी इंद्रियां बड़ी संतुलित होती हैं, तो कोई किसी भी चीज़ को छिपा नहीं सकता। हमारे एक कहावत है, खैर खून खांसी खुदी, बैर प्रीत मदपान कभी छिपाने से छुपते नहीं हैं। क्या सेल्फ लव ट्रॉमा को ठीक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सेल्फ लव होना चाहिए, सेल्फिशनेस और वो क्या बोलते हैं उसको, आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए। क्या हम अपने अतीत के कैदी हैं? बहुत ज़बरदस्त। या तो आदमी अतीत का कैदी होता है या तो भविष्य का कैदी होता है। वर्तमान में अगर होता तो उसके पास ये प्रश्न नहीं होते। बचपन का डर हमारे वर्तमान निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है सर? आपने देखा तो पूरी बातचीत में यही तो हुआ, चाहे उस बच्ची वाला केस हो, चाहे किसी का भी केस हो। वो 2 बच्चियां जो माँ को थप्पड़ पड़ा था और क्या स्थिति हो गई। तो जो आपने अपने कच्चे मन पे या कोमल मन पे जो पटल पे लिख दिया, वो तो चलता रहता है अगर आपने उसको मिटाया नहीं तो, और एक बार लिखने के बाद भी मिटाया जा सकता है। बहुत बहुत आभार। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, इस गीत में क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद है? आप कहेंगे नुसरत फ़तेह अली ख़ान के शब्द, नुसरत फ़तेह अली ख़ान एज अ सिंगर। मोहब्बतें फिल्म में आपको क्या याद है? तो आप कहेंगे कि मुझे मोहब्बतें की वायलिन याद है। आपसे पूछा जाए कि ए दिल है मुश्किल सिंगर या ऐसे ही अरिजीत सिंह के गानों में कौन याद है, तो अरिजीत सिंह याद है। गोविंदा के गानों में आप संगीतज्ञ या संगीत के म्यूज़िक या उसके म्यूजिशियंस या उसके एलिमेंट को नहीं याद रखते, गोविंदा के नृत्य को याद रखते हैं। सनी देओल के एक्शंस को याद रखते हैं, उनके 2.5 किलो के हाथ को याद रखते हैं, और ऐसे ही सबकी एक अपनी आइडेंटिटी है। जिस क्रम में जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हुई वो उसका महत्वपूर्ण पार्ट बन गया। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है में आपको म्यूजिशियन क्यों नहीं याद रहे, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं याद रहा? नुसरत फ़तेह अली ख़ान कैसे याद रह गए? कैसे याद रह गए परदेसी परदेसी जाना नहीं में आमिर ख़ान? कैसे याद रहे आपको मोहब्बतें के शाहरुख ख़ान और उनके वायलिन वादक? कैसे याद होते हैं आपको नर्तक या उसके हीरो या उसके हीरोइंस? जो आपके ब्रेन के लिए स्पेसिफिक स्टिमुलाई क्रिएट करता है, एक्चुअली आपके लाइफ को डिकोड तरीके से सिर्फ वही एक कर सकता है जिसके प्रति आप ईमानदारी से अपने आप को समर्पित कर बैठे। पहली बार आपने सुना, जब आप अपने वायलिन का संगीत सुना तो आपको वो बड़ा अच्छा लगा। जब आप गिटार सुनते हैं आज तो आपको गिटार अच्छा लगता है। सेल्फ लव, इनर हीलिंग एक ऐसा ही विषय है। जब आप इसके विषय को जानने के लिए अग्रसित होंगे, अगले कदम पे आगे बढ़ेंगे, तो यकीन रखें कि आप अपने जीवन के हर उस संगीतज्ञ को याद कर पाएंगे, हर उस म्यूजिशियन को जो आपके ब्रेन में कभी कभी तबला बजाता, कभी हारमोनियम बजाता, कभी गिटार बजाता, कभी वायलिन बजाता, कभी संतूर बजाता, वो आपके मस्तिष्क में दिखाई देगा।
कभी कभी कोई विचार नुसरत फ़तेह अली ख़ान बन जाएगा, कभी आपका कोई विचार गोविंदा का नृत्य बन जाएगा, कभी आपका कोई विचार आपके सामने ऐसे नृत्य करता हुआ सामने सम्मुख हो उठेगा। तात्पर्य मेरा ये है मित्रों, इन सारे उदाहरणों को समेटते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इनर हीलिंग एकमात्र ऐसा विषय है जिस विषय में जब जैसे आप घुसते चलते चले जाएंगे, जब जैसे आपकी प्रविष्टि होती चलती चली जाएगी, आप अपने उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे। इनर हीलिंग एक ऐसा विषय है जो हर क्षण आपके अंदर घटित हो रहा है। एक्चुअली आत्मा से आत्मा का मिलन ही योग जब कहलाता है तो वो ऐसे ही नहीं कहलाता। कौन सी आत्मा और किस आत्मा से मिलन? परम आत्मा है कौन? आपकी ही आत्मा जब विस्तारित होती है, समुद्र का जल और बूंद, एक बूंद दोनों एक ही जैसे हैं, उनकी परिणति एक ही जैसी है। अगर आप एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम है, लेकिन सिर्फ एक मात्रा उनके पूरे अस्तित्व को डिफाइन करती है। तात्पर्य ये है कि आपकी तन्मात्राएं, आपके अंतरंग में उपस्थित व्यतिरेक आप किस तरीके से आत्मसात कर पाते हैं। कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, तनाव किस बात का है? हम आपके सामने हर क्षण उपस्थित हैं। इनर अल्केमिस्ट लाइफ डिकोडर के तौर पे, विश्व में विश्वविख्यात पॉडकास्टर के तौर पे, एक कुशल जर्नलिस्ट के तौर पे, एक विषय विशेषज्ञ मर्मज्ञ के तौर पे, एक विवेक ख्याति पुरुष के तौर पे आदरणीय सर्वेश मिश्रा सर का सानिध्य आप सभी को प्राप्त है। हम अगले तकरीबन 20-22 और एपिसोड्स शूट करेंगे और आपसे सिर्फ एकमात्र ही इल्तिजा है, यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात को हम तक लिख के भेजें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, यदि आपके पास हिम्मत है तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी परेशानी लिखें। अन्यथा यदि आपको थोड़ी हया है, शर्म है किसी बात को पूछने के लिए, तो मेरा नंबर आप सभी के साथ में है 8826476724। आई रिपीट, +91 आगे ऐड कीजिएगा। व्हाट्सएप पे 8826476724। इस नंबर के माध्यम से आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको डायरेक्ट जोड़ सकता हूं आदरणीय सर्वेश मिश्रा सर के साथ में। आगामी 26 जुलाई का इंतज़ार आप सभी को बेसब्री से है, मुझे भी बहुत बेसब्री से ये इंतज़ार है, क्योंकि लाइफ डिकोड्स के आपके प्रश्न सामने से जब सर्वेश सर ले रहे होंगे तो आप यकीन माने आप हर वो बात पूछ पाएंगे और हर परेशानी का इलाज आप प्राप्त कर पाएंगे। ये परेशानियाँ जीवन जनित होती हैं और ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका इलाज नहीं है। सिर्फ आपके अंदर वो हिम्मत, वो साहस होना चाहिए, आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, और यकीन माने भाव के कारण ईश्वर आपके सामने स्वरूप में, किसी ना किसी स्वरूप में जरूर आएंगे। यदि आपने आज के इस पॉडकास्ट को देखा तो ये भी एक ईश्वरीय स्वरूप में आपकी सहायता ही है, जहाँ पे आप इस पॉडकास्ट को पूरा देख पाए, क्योंकि हम अपने जीवन के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न आयामों के माध्यम से आप तक इस बात को पहुँचाते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।